तमाम अटकलों को विराम देते हुए रूस ने यूक्रेन पर हमले की घोषणा कर दी है और अपने इस निर्णय को वैध साबित करने के लिए उसने रूसी संसद से भी 22 फरवरी को मंजूरी ले ली है। पुतिन ने सधी हुई रणनीति अपनाते हुए कहा है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ डोनबास ने रूस से मदद मांगी है और जब इस रूस समर्थन वाले क्षेत्र ने मदद मांग ही ली है तो रूस का मदद देना नैतिक कर्तव्य भी बनता है। नमस्कार, ध्येय टीवी के ग्लोबल अफेयर्स कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के पार्ट 7 के तहत आर्टिकल 51 का सहारा लेते हुए डोनबास क्षेत्र को मदद देना जायज ठहराया है। पुतिन ने यह भी साफ कर दिया है कि अब जबकि रूसी स्टेट फेडरल काउंसिल की मंजूरी मिल चुकी है तो डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्र में रूसी सेनाओं को भेजने में कोई दिक्कत नहीं बची है और अब रूस और यूक्रेन के विवाद के बीच अगर कोई तीसरा देश दखलंदाजी करता है तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसकी चेतावनी रूस ने पश्चिमी विश्व को दे दी है। पुतिन का कहना है कि अगर कोई भी देश रूस और उसके नागरिकों के खिलाफ खतरा बनने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ ऐसी कार्यवाही की जाएगी जिसका इतिहास में कभी अनुभव नहीं किया गया होगा। इससे साफ है कि रूस अपनी आक्रामक सोच और गैर समझौतावादी रुख के साथ बहुत आगे बढ़ चुका है। विभिन्न देशों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और उसको जानने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि रूस के इतने गंभीर आक्रामकता और समझौता न करने के पीछे क्या कारण है, जबकि दुनिया के बहुत से देश और क्षेत्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस बात के लिए लगे हुए हैं कि रूस किस तरीके से शांति के मार्ग पर चले। दरअसल विश्व राजनीति बड़े दिलचस्प चीजों से चलती है। पावर और मोटिव का गेम है इसमें। अलग अलग देश, चाहे उनकी हैसियत और रुतबा कुछ भी हो, पावरफुल बने रहने की कोशिश में लगे रहते हैं। रूस को ही देखें तो पावरफुल स्टेटस की प्राप्ति के कई उतार चढ़ाव देखने वाले इस देश ने अब ऐसी आक्रामकता धारण कर ली है कि उसे संभावित तीसरे विश्व युद्ध का कर्ता धर्ता कहा जाने लगा है। 2001 से अमेरिका की विश्व राजनीति में नई भूमिका और फिर रूस को टारगेट किया जाना, उसे G8 से बाहर निकालना, फिर शुरू हुई नाटो की अति सक्रियता और फिर एशियाई नाटो के रूप में क्वाड से असुरक्षा की भावना रूस के मन में घर कर गई, खासकर क्वाड में अमेरिका के बने रहने के चलते। फिर ट्रंप और पुतिन की जंग और काटसा कानून के जरिए रूस को शत्रु देश के रूप में ट्रीट करना, भारत की अमेरिका से बढ़ती दोस्ती और कोविड-19 से पहले भारत और रूस के रिश्तों में भारत अमेरिका के तुलना में कम होती गर्मजोशी ने रूस को कई मामलों में दिशाहीन सा कर दिया। संघाई सहयोग संगठन, ब्रिक्स जैसे संगठन प्रभाव में कहीं न कहीं नाटो की तुलना में रूस को फीके लगने लगे। नाटो जिस सक्रियता से अमेरिका सहित पश्चिमी हितों को सुरक्षित कर सकता था और उसके लिए जिस स्तर तक जा सकता है, वैसा एससीओ, ब्रिक्स या कोई अन्य संगठन नहीं जा सकता और न ही उनकी ऐसी प्रकृति ही है। इसलिए नाटो का वैश्विक क्षेत्रीय सुरक्षा प्रभुत्व की जो स्थिति है वो रूस से पचाई नहीं जा पा रही है। बाकी यूक्रेन और क्रीमिया की जियो इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिकल लोकेशन और उसका महत्व किसी से छुपा नहीं है। यूरोपीय देशों के ऊर्जा संसाधन के प्रवेश द्वार के रूप में इस क्षेत्र की राजनीति के मोटिव को भी आसानी से समझा जा सकता है। इन घटनाक्रमों के बीच रूस ने मिन्स्क एग्रीमेंट को मानने से इनकार कर दिया है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि मिन्स्क एग्रीमेंट क्या है। मिन्स्क एग्रीमेंट पूर्वी यूक्रेन में डोनेत्स्क और लुहांस्क में रूस समर्थित अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच सीज फायर यानी युद्ध विराम कराने के लिए किया गया समझौता था। मिन्स्क समझौता एक 12 सूत्री सैन्य विराम समझौता था जिस पर बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में रूस समर्थित अलगाववादियों और यूक्रेन के द्वारा 2014 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें कैदियों की अदला बदली, भारी हथियारों की तैनाती को वापस करने, पर्याप्त मानवाधिकारवादी सहायता यानी ह्यूमैनिटेरियन एड की आपूर्ति करने की बात की गई थी। लेकिन उसी वर्ष डोनेट्स्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रूस समर्थित अलगाववादियों के नियंत्रण के प्रयास के बाद सीजफायर टूट गया था। इसके बाद फरवरी 2015 में फ्रांस और जर्मनी की मध्यस्थता में यूक्रेन, डोनेट्स्क और लुहांस्क जो पीपल्स रिपब्लिक हैं, उनके विद्रोही समूहों और रूस के बीच मिन्स्क 2 एग्रीमेंट किया गया, जो युद्ध को रोकने के लिए 13 सूत्री एग्रीमेंट था। इसमें 13 स्टेप्स की बात की गई थी। इसमें पूर्वी यूक्रेन के जो पृथकतावादी क्षेत्र हैं उनको ग्रेटर सेल्फ गवर्नेंस और डोनेट्स्क और लुहांस्क को अधिक स्वायत्तता देने की बात की गई थी। इसमें विदेशी सेनाओं और हथियारों को हटाने की बात की गई थी और स्टेट बॉर्डर पर यूक्रेन सरकार को पूर्ण नियंत्रण देने की भी बात की गई थी।
लेकिन अब रूस ने इस मिन्स्क एग्रीमेंट को मानने से इनकार कर दिया है। ताजा तरीन घटनाक्रम के तहत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन संकट को लेकर पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि यूक्रेन के पास अब सबसे अच्छा फैसला यही बचा है कि वह नाटो का सदस्य बनने की कोशिश और सोच को पूरी तरह छोड़ दे और अपने सभी हथियारों को त्याग कर पूरी तरह हथियार मुक्त हो जाए, यानी वीपन फ्री कंट्री बन जाए। उन्होंने कहा कि हथियारों से भरा यूक्रेन रूस के लिए खतरा है और यह रूस विरोधी हरकत है। इसके अलावा पुतिन ने क्रीमिया को भी रूस के हिस्से के रूप में मान्यता देने की मांग की है। अब यूक्रेन को रूसी युद्ध के संकट को खत्म करने के लिए पुतिन की ये शर्तें कितनी मान्य होंगी, ये भी देखना बाकी है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ये जो घटनाक्रम है और जो रूस ने आक्रमण करने की घोषणा की है, इस पर दुनिया की क्या प्रतिक्रिया है। दुनिया के 6 बड़े देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए हैं, इनमें कनाडा भी शामिल है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में कहा है कि 24 घंटे में यूक्रेन पर चौतरफा हमला रूस करेगा और पिछले 24 घंटों में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी ने रूस पर सैंक्शंस का ऐलान भी कर दिया है। यूक्रेन के 2 प्रांत लुहांस्क और डोनेट्स्क पर भी पाबंदियां लगा दी गई हैं। कनाडा ने 23 फरवरी को रूस के बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिए। कनाडा के लोग लुहांस्क और डोनेट्स्क में किसी तरह का वित्तीय लेन देन नहीं कर पाएंगे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पुतिन के शीर्ष सलाहकारों पर बैन लगाया। पीएम स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि हम पहले ही रूसी संघ की सुरक्षा परिषद के 8 सदस्यों की यात्रा और उनके वित्तीय लेन देन पर बैन लगा चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि रूस अगले 24 घंटे में यूक्रेन पर चौतरफा हमला कर सकता है और उनकी बात सच साबित हुई। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने भी कहा कि जापान लुहांस्क और डोनेट्स्क के लोगों के लिए वीजा सस्पेंड कर रहा है। जापान में इन इलाकों के लोगों की संपत्ति को फ्रीज किया जाएगा और वो व्यापार भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ एक प्रवृत्ति जो सामने देखी जा रही है वो ये है कि ये सब मेंबर क्वाड से जुड़े हुए हैं, तो क्वाड एक तरीके से रिटेलिएशन के मोड में आ चुका है। वहीं हाल ही में ब्रिटेन ने रूस के 5 बैंक और 3 अरबपतियों के खिलाफ पाबंदियों का ऐलान किया था। तीनों अरबपतियों की ब्रिटेन में संपत्ति को जब्त किया जाएगा और उन्हें ब्रिटेन आने से रोका जाएगा। पीएम बोरिस जॉनसन ने भी ये कहा था कि हालात बिगड़ने पर नए प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। वहीं जर्मनी ने नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट नॉर्ड स्ट्रीम 2 को बंद करने का ऐलान किया है। इस लाइन के दूसरे फेज के पूरा हो जाने के बाद रूस को हर साल करोड़ों डॉलर की कमाई होनी थी, लेकिन अब मामला अटक गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रूस यूक्रेन तनाव के चरम पर पहुंचने के साथ ही कोबरा इमरजेंसी मीटिंग की। जब भी कोई बड़ा गंभीर मामला होता है तो ब्रिटेन कैबिनेट ऑफिस ब्रीफिंग रूम यानी कोबरा मीटिंग करता है। इस बैठक में ब्रिटेन द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगाए जाने की प्लानिंग तय हुई। ब्रिटेन के हेल्थ सेक्रेटरी साजिद जावेद ने इस बैठक के बाद यह कहा है कि रूस के डोनेट्स्क क्षेत्र की स्वतंत्रता को मान्यता देने के साथ ही रूस का यूक्रेन पर आक्रमण शुरू हो चुका है। कोबरा मीटिंग में ब्रिटेन ने रूस के हालिया पहल की घोर भर्त्सना की है। वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन ने रूस के पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता देने को एक्ट ऑफ वॉर कहा है। यूरोपियन कमिश्नर फॉर जस्टिस दिदीर रेंडर्स ने कहा है कि 27 सदस्यीय ईयू रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को लागू करने के लिए बिल्कुल तैयार है। रेंडर्स ने कहा है कि ईयू सदस्यों में रूस पर सैंक्शंस लगाने के लिए एक सर्वसम्मति वाले एकॉर्ड की भी जरूरत है। पहले रूस पर ट्रैवल बैन लगाए जा सकते हैं, फिर यूरोप और अन्य जगहों में असेट्स को सीज करने के जरिए और आर्थिक इकाइयों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जो बाइडेन ने भी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किया है, जिसके जरिए डोनेट्स्क क्षेत्र से अमेरिका की बिजनेस एक्टिविटीज पर रोक लगा दी गई है और रूस समर्थित दोनों अलगाववादी क्षेत्रों से सभी वस्तुओं के आयात पर अमेरिका में प्रतिबंध लगा दिया गया है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी भी रूस पर प्रतिबंध थोपने के लिए तैयार हैं। चीन ने भी अधिक संवाद पर बल दिया है। चीन के राजदूत का कहना है कि यूक्रेन क्राइसिस के लिए कूटनीतिक समाधान खोजना जरूरी है। चीन ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर की मान्यताओं के अनुरूप सभी देशों को अपने विवादों का समाधान करना चाहिए। वहीं साउथ कोरिया ने कहा है कि डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस खोजे जाने चाहिए, लेकिन इसके साथ ही मिन्स्क एग्रीमेंट का सम्मान होना चाहिए। साउथ कोरिया ने यूक्रेन की संप्रभुता के साथ खेल न करने का आह्वान भी किया है। अब अगर हम ये देखें कि अगर युद्ध होता है तो उसके क्या गंभीर परिणाम होंगे या अभी कौन से गंभीर परिणाम दिख रहे हैं, तो उस कड़ी में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। रूस बार्ले का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, वहीं यूक्रेन चौथा सबसे बड़ा।
तनाव अधिक बढ़ने या युद्ध की स्थिति में ग्लोबल बार्ले सप्लाई प्रभावित हो सकती है, जिससे प्रोक्योरमेंट कॉस्ट बढ़ जाएगा। रूस यूक्रेन तनाव चरम पर है और इससे तेल की कीमतों में वृद्धि देखी जा रही है। तेल की कीमतों में $2 की वृद्धि देखी गई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल में $2.14 अथवा 2.24% की वृद्धि हुई है और यह 21 फरवरी को $97.53 प्रति बैरल तक पहुंच गया। सितंबर 2014 से यह अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि है। वहीं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड फ्यूचर्स में $3.60 अथवा 3.95% की वृद्धि हुई है और यह $94.68 प्रति बैरल की स्थिति में पहुंच गया है। क्रूड ऑयल की कीमतों में पिछले 7 सालों की यह सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। गौरतलब है कि रूस विश्व में दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक और निर्यातक देश है। ग्लोबल ऑयल एक्सपोर्ट में इसका शेयर 12% है और इसके साथ ही रूस यूक्रेन तनाव के चलते एल्यूमिनियम की कीमतों में पिछले 13 वर्षों में सबसे बड़ी वृद्धि देखी गई है। रूस इस मामले में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ग्लोबल एल्यूमिनियम सप्लाई में 6% हिस्सा रूस का है। इसी तरह निकेल की कीमतों में भी पिछले 10 वर्षों का सबसे बड़ा उछाल देखा गया है। ग्लोबल निकेल सप्लाई में रूस की हिस्सेदारी 10% की है। इसी प्रकार रूस यूक्रेन विवाद से गोल्ड, पाम ऑयल, रबर, सिल्वर, कॉर्न, राइस सभी की कीमतों में काफी उछाल देखा गया है। बिटकॉइंस प्रभावित हुए हैं। जेपी मॉर्गन के इमर्जिंग मार्केट्स इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड कमोडिटीज के हेड जहांगीर अजीज का कहना है कि रूस यूक्रेन तनाव के चलते जो जियोपॉलिटिकल शॉक लग रहे हैं, उसके चलते क्रूड ऑयल की कीमतें $100 प्रति बैरल से भी अधिक हो सकती हैं। तो इस तरीके से रूस और यूक्रेन का विवाद अपने चरम पर है और रूस की आक्रामकता देखी जा रही है। अब बारी है आज के सवाल की। आपको बताना है कि मिन्स्क 1 और मिन्स्क 2 एग्रीमेंट कब हुआ था और दोनों में क्या महत्वपूर्ण बात की गई थी और संयुक्त राष्ट्र संघ का इस विवाद पर क्या स्टैंड है। आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए। नमस्कार।